जय हिंद स्टूडेंट्स। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। चलिए इसे शुरू करते हैं। आसान सा लेक्चर है बिल्कुल। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एक ही बात है, ठीक है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। जैसे ये अपने पास मेटल है, गैसियस एटम है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है और उसमें जो एनर्जी लगी दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना है? मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसके वैलेंस शेल से निकलेगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली आई यानी आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिटरमाइंड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स, आल्सो बाय पासिंग करंट ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इंटेंसिटी थ्रू द वेपर्स ऑफ द एलिमेंट इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। तो इस तरह से भी इसको एक्सपेरिमेंटली निकाला जा सकता है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप पढ़ पाएंगे इनको, ठीक है। कुछ बीएससी में पढ़ पाएंगे, कुछ एमएससी में पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस ये याद रखिए कि इन मेथड्स से हम ये निकाल सकते हैं। और दूसरा, डिस्चार्ज ट्यूब में इस एलिमेंट के वेपर को डाल के करंट पास करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं और किलो कैलोरी पर मोल में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या किलो जूल पर मोल में, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। तो इस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। तो पहला है साइज ऑफ एटम। अब देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको याद होगा कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, फिजिक्स में आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से पता चलता है कि रेडियस या डिस्टेंस है आर यहाँ पे। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू डिक्रीजेस एंड हेंस वी रिक्वायर लेस एनर्जी। देखो, आर जो है घट गया मान लो, तो एफ जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। और आर अगर बढ़ जाएगा तो फोर्स घट जाएगी, ठीक है। तो मान लो कि आर जो है बढ़ गया तो फोर्स कम लगेगी, ठीक है। ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स कम लगेगी अंदर की तरफ, तो हम बाहर से एनर्जी देंगे जिसको बोल रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये बाहर आ जाएगा क्योंकि फोर्स कमजोर पड़ गई, ठीक है। तो छोटा एटम होगा तो वो इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाला है उसके नज़दीक होगा न्यूक्लियस के, तो निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होगा, ओके। चार्ज अगर ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, देन इट विल बी डिफ़िकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी। और आप ये भी जानते हैं कि नीचे की तरफ पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम लगती है। आप ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। चार्ज ऑन न्यूक्लियस, वही बात है, न्यूक्लियर चार्ज। देखो ये बहुत ज़्यादा अगर हो जाएगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में ज़्यादा हो जाएगी, तब इसको निकाल पाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत बार पढ़ चुके हैं हम इसको, कि ये रहा हमारे इनर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और ये बाहर वाला। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में है, ठीक है। और जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर वो इसको एक तरह से गार्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इनर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस गार्ड या स्क्रीन या शील्ड या प्रोटेक्ट द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियर अट्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब इसकी वजह से जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ये वाला, ये अट्रैक्शन कम फील करेगा फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। और जो भी ये फील करेगा, ठीक है, वही है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको निकालने का तरीका एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट में आपको बताया था। जेड इफेक्टिव, जेड माइनस एस, एस इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्लेटर रूल्स हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं वहाँ पर, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, आपको जरूर करनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं, या ऑर्बिटल्स का। तो पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल्स देखते हैं। Different orbitals have different penetration power to the nucleus. The orbital which penetrates more to the nucleus is less shielded than other orbitals and feels more nuclear attraction and have lower energy.
एक्सटेंट ऑफ पेनिट्रेशन ये रहा, ये याद रखिएगा, एस सबसे ज़्यादा है, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ पेनिट्रेशन इफेक्ट से। तो देखिए ये 3D ऑर्बिटल है डार्क लाइन में, और थोड़ी हल्की लाइन है जो ब्लैक कलर की, वो 4s ऑर्बिटल है। और 4s ऑर्बिटल की पीक्स को अगर आप देख पा रहे हैं तो मान लीजिए यहाँ न्यूक्लियस है, तो इसकी जो पीक है देखिए यहाँ से यहाँ होती हुई न्यूक्लियस के इर्द गिर्द पहुँच गई है, 3D से आगे पहुँच गया है ये, ठीक है। यानी पेनिट्रेट कर रहा है एक तरह से, ठीक है। ऑर्बिटल भी क्या है एक तरह से, और इलेक्ट्रॉन भी क्या है एक तरह से, वेव है। वेव नेचर रखता है ना इलेक्ट्रॉन, आपको बता रखा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट जिसने करी होगी ना अच्छे से मेरे साथ, जिसने लेक्चर सुने हैं, लगाए हैं, ठीक है, वो इस यूनिट को बड़ी आसानी से समझ पाएगा। लगभग काफ़ी चीज़ें तो रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो मैंने वहाँ भी एक्सप्लेन किया था आपको, मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि हम, हालांकि आदमी भी एक वेव करैक्टर रखता है, ना के बराबर, ठीक है, बहुत हल्का सा, तो इसलिए हम एक दीवार को पार नहीं कर सकते। लेकिन मोबाइल रेडिएशन क्या है, वेव है, ठीक है, वो तो हमारे कमरे तक आ रही हैं दीवारों को पार करके। तो इसी तरह से 4s ऑर्बिटल भी क्या करेगा, वेव की तरह ही है, तो 3D ऑर्बिटल से आर पार होके न्यूक्लियस तक पहुंच जाएगा, न्यूक्लियस तक नहीं, न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे पेनिट्रेट कर गया एक तरह से। जैसे मोबाइल की जो टावर की रेडिएशन है हमारे कमरे के अंदर पेनिट्रेट कर रही है, बस उसी तरह से, ठीक है। तो 3D ऑर्बिटल से आगे पहुंच गया, इसीलिए 4s ऑर्बिटल पहले भरा जाता है, ठीक है ना। अभी आपको एग्जाम्पल भी कराऊंगा मैं। तो इसी को बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर। एक बार देख लेते हैं, ये तो देख लिया हमने, ठीक है। तो ये देखते हैं अब एग्जाम्पल की मदद से। पोटेशियम में देखिए 19th इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में आना चाहिए, बट इट एंटर्स 4s ऑर्बिटल, देख सकते हैं आप। देखो 3s भर दिया, फिर 3p भर दिया, तो फिर भाई 3D आना चाहिए था ना, लेकिन आ रहा है 4s, क्योंकि मैंने आपको समझाया पीछे। देखिए 4s के पास कौन सी शक्ति है, पेनिट्रेशन पावर है। ये 3D से आगे निकल गया तो इसकी एनर्जी कम होगी, तो वहाँ पर ये ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा बजाय कि 3D, ठीक है। तो इसलिए 4s में भरा गया इलेक्ट्रॉन। स्कैंडियम में 4s2 भरने के बाद 3D में आया, और फिर 3D भरा जाएगा, क्योंकि 4s तो भर गया ना, और जब 3D पूरा भर जाएगा तो फिर भाई 4p की बारी आ जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। मेरा मतलब था बताने का कि 3D से पहले 4s भरा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि पेनिट्रेशन पावर है, 3D से आगे निकल गया और न्यूक्लियस के नज़दीक पहुंच गया, ठीक है। तो वहाँ जब इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा ज़्यादा स्टेबिलिटी महसूस करेगा, तो इलेक्ट्रॉन प्रेफर करेंगे 4s को, ठीक है, 3D के मुकाबले। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, किसी को ये बात समझ ना आई हो तो मैंने कहा था ऑफबॉस प्रिंसिपल, तो याद रखो कि पहले 1s भरा जाएगा, फिर 2s, फिर 2p और फिर 3s, फिर 3p और फिर 4s। यहाँ से पता चल गया ना, 3p के बाद 4s, ना कि 3D। 4s के बाद 3D, फिर 4p, 5s, तो इससे पता चल जाएगा, बता रखा है मैंने आपको ये भी ऑफबॉस प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए, हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड कन्फिग्रेशंस ज़्यादा स्टेबल होती हैं, जैसे नाइट्रोजन है 1s2, 2s2, 2p3। तो 2p में कितने आए, एक एक सबको मिल गया भाई, तो ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। हीलियम की बात करेंगे अगर, नियोन की, मतलब नोबल गैसेज की, तो वो फुल्ली फिल्ड होती हैं, ठीक है। तो फुल्ली फिल्ड भी स्टेबल होती हैं, बहुत बढ़िया स्टेबल होती हैं। एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दीज कन्फिग्रेशंस, हेंस आयनाइजेशन एनर्जी विल बी हाई। एग्जाम्पल देखिएगा क्या है, नोबल गैसेज हैं, बेरिलियम है, नाइट्रोजन है, ठीक है। तो याद रखिएगा हाफ फील्ड और फुल्ली फिल्ड। वेरिएशन आयनाइजेशन एनर्जी की, एटॉमिक साइज आपने देख लिया था कि नीचे की तरफ बढ़ता है, साइज छोटा होता है ऊपर, फिर बढ़ता है, तो बड़े एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना आसान होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी नीचे की तरफ घटती है, ठीक है। तो इसी प्रकार लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है, क्योंकि एटॉमिक साइज छोटा होने लगता है, तो छोटी चीज़ में से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना मुश्किल होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, पीरियड में इंक्रीज कर रहेगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया आपने, तो मान लीजिए सोडियम है, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है और
11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 में से आपने एक निकाल लिया, बच गए 10 इलेक्ट्रॉन। अब एक और निकालना चाह रहे हैं आप, तो क्या करेंगे, एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन अब 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ने वाले कितने हैं, 11 प्रोटॉन है। ठीक है, पहले क्या था, 11 प्रोटॉन थे और 11 इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए थे, जकड़े हुए थे। ठीक है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे हुए थे। कितने लोग, 11 लोग, 11 ही लोग बाहर थे। अभी क्या हो गया कि बाहर रह गए हैं 10 इलेक्ट्रॉन, यानी 10 लोग बाहर रह गए और अंदर जो है प्रोटॉन कितने हैं, 11। तो आप सोचिए खुद, 10 लोगों को पकड़ना आसान है ना, अगर 11 है पकड़ने वाले। यहाँ पे 11 का 11 से मुकाबला था। ठीक है, तो मेरी बात समझ पा रहे होंगे, 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ से अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है एक, यानी कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो क्या होगा, ज़्यादा लगानी पड़ेगी ताकत, हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, तब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा, क्योंकि पकड़ने वाले 11 प्रोटॉन है। तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रहेगी, थर्ड वाली तो फिर उससे भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। So thank you very much for listening me. Save birds, save animals, plant trees and Jai Hind.